हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अर्नेस्ट हेमिंग्वे का लिखा एक नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए पहले हम बात करते हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे की। दोस्तों, अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक अमेरिकन राइटर हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट और वेल नोन अमेरिकन राइटर हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1899 और उनकी डेथ 1961 में हुई। आज हम इनको अमेरिकन लिटरेचर में एक क्लासिक का दर्जा देते हैं और उनकी बहुत सारी बुक्स हैं जो आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग कोर्सेज़ में इंग्लिश में प्रिस्क्राइब्ड हैं। हेमिंग्वे का अमेरिकन यूथ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आज तक भी रहा है। उन्होंने जो अपने इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे वो 1920 से शुरू करके मिड 1950s तक आते हैं और इतने सारे वर्क्स हैं उनके जो उनकी मृत्यु के बाद भी पब्लिश होते रहे। उन्होंने 7 नॉवेल्स और 6 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस और 2 उनके नॉन फिक्शन के वर्क्स हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 नॉवल, 4 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन और 3 नॉन फिक्शन वर्क्स जो थे उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुए हैं। उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं फॉर हुम द बेल टोल्स, अ फेयरवेल टू आर्म्स, द सन ऑल्सो राइजेज एंड द ओल्ड मैन एंड द सी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत सारी हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं द ओल्ड मैन एंड द सी। दोस्तों, द ओल्ड मैन एंड द सी अमेरिकन बैकग्राउंड में क्यूबा एक कंट्री है, उसकी बैकग्राउंड पे स्टोरी ये बनी है, लिखी गई है। तो ये एक क्यूबन फिशरमैन है, मछुआरा है जिसका नाम सैंटियागो है और बहुत दिनों तक वो कोई मछली नहीं पकड़ पाया, इसलिए उस पर एक मनहूस या एक अनसक्सेसफुल आदमी का ठप्पा लग चुका है जिसे वो तोड़ना चाहता है। कहानी में ये बताया गया है कि चाहे एक बंदे के जो प्रेजेंट हालात हैं वो कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन वो तब तक अनसक्सेसफुल नहीं गिना जाएगा जब तक कि वो खुद हार नहीं मान लेता। ये सैंटियागो के स्ट्रगल की एक दास्तान है जिसमें वो एक फ़िश पकड़ने के लिए, बहुत बड़ी फ़िश, क्योंकि वो बहुत दिनों तक बिना कोई काम किए लौटता है, तो फाइनली वो एक बहुत बड़ी फ़िश पकड़ लेता है। लेकिन वो जिस कोस्ट से, क्यूबा के कोस्ट पे जब वो पहुंच जाता है, गल्फ स्ट्रीम में पहुंच जाता है, अब उस इतनी बड़ी फ़िश को वापस लाते लाते क्या वो स्ट्रगल करता है, किस तरह से फिर उसे खाली हाथ वापस आना पड़ता है, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटता। ये सारी कहानी हम पढ़ेंगे द ओल्ड मैन एंड द सी में। तो चलिए पढ़ते हैं। ये एक नॉवल नहीं है, हम कह सकते हैं कि एक छोटा नॉवल है जिसके लिए एक टर्म है नॉवेला। नॉवल जितना बड़ा नहीं होता, लेकिन वो एक लंबी कहानी से बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक नॉवेला है क्योंकि ये बहुत लंबा नहीं है। तो ये जो नॉवेला है, इसकी कहानी, पूरी की पूरी कहानी सैंटियागो जो एक काफ़ी ओल्ड मछुआरा है उस पे केंद्रित है, जो कि एक बहुत बड़ी मछली पकड़ता है, लेकिन फिर उसे हार का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन वो हार स्वीकार नहीं करता और फिर से अगले दिन की तैयारी में जुट जाता है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बूढ़ा सैंटियागो है और हम उसको उस समय मिलते हैं जब वो गल्फ स्ट्रीम से फिर से मछली पकड़ने की यात्रा से अनसक्सेसफुल लौटता है। पिछले 84 दिन से, 84 डेज से उसने कोई भी मछली नहीं पकड़ पाई और पहले 40 दिनों में उसका एक शिष्य है जिसका नाम मैनुलिन है। वो एक यंग लड़का है, वो उसके साथ था। सैंटियागो ने उसे मछली पकड़ना सिखाया था, इस लिहाज से वो उसका गुरु था। लेकिन 40 दिन के उसका जो दुर्भाग्य है उसको देख के मैनुलिन के माता पिता ने उसे सैंटियागो के साथ से हटा लिया और उसको एक सक्सेसफुल दूसरे मछुआरे के पास भेजना शुरू कर दिया। हर रोज़ मैनुलिन जो है वो सैंटियागो को खाली हाथ वापस आता देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। वो उसका सामान उसकी नाव से उठाकर घर लाने में उसकी मदद करता है। हमें ये भी बताया गया है कि जो सैंटियागो है उसकी जो स्किन है सूरज की गर्मी से वो झुलस चुकी है
और मछलियाँ पकड़ने की जो डोरी है उसको खींच खींच के उसके हाथों पे भी निशान पड़ चुके हैं। लेकिन वो अपनी आँखों में जो एक चमक है आशा की, वो कम नहीं होती है कभी भी, और वो अपनी हार को कभी स्वीकार नहीं करता है। मैनुलिन अपने गुरु को बहुत प्यार करता है। जब सैंटियागो अपनी नाव किनारे लगाकर आता है तो मैनुलिन उसे कहता है कि अब उसने कुछ पैसे कमा लिए हैं और वो फिर से उसके साथ काम करना चाहता है। सैंटियागो उसे समझाता है कि वो एक बड़े भाग्यशाली मछुआरे के साथ काम कर रहा है और उसे वहीं रहना चाहिए। मैनुलिन उसे याद दिलाता है कि पहली बार भी वो दोनों एक बार 87 दिनों तक मछली नहीं पकड़ पाए थे, पर उसके बाद लगातार 3 हफ्ते तक उन्होंने रोज़ बड़ी मछलियाँ पकड़ी थी। तो सैंटियागो ने कहा कि उसे अपने गुरु के साथ गुरु का जो साथ है अपने पिता की वजह से छोड़ा है और उसे अपने पिता का कहना मानना ही चाहिए क्योंकि यही सही है। तब मैनुलिन उसे टेरेस पर एक होटल में बैठकर बियर पीने के लिए बुलाता है और वह वहाँ दूसरे मछुआरों के बीच में जाके बैठ जाते हैं। वहाँ बैठे कई मछुआरे सैंटियागो का मजाक उड़ाते हैं। जो बहुत पुराने मछुआरे हैं वो उसको देखकर दुखी होते हैं, और वो जो सारे मछुआरे हैं वो अपनी अपनी मछलियाँ लेकर कोई मार्केट की ओर जाता है। जो शार्क पकड़ते हैं वो शार्क फैक्ट्री की ओर जा रहे हैं। सैंटियागो और मैनुलिन दोनों आपस में बातें करते हैं और मैनुलिन को वो दिन याद आ जाते हैं जब उसने सैंटियागो के साथ काम करना शुरू किया था। उसे मछली पकड़ना सीखने के दिनों की बहुत सारी बातें याद है और वो उन दिनों को याद करते हैं और हमें पता लगता है कि उन दोनों के बीच में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मैनुलिन उससे कहता है कि वह कल के लिए चारे के तौर पर उसे सार्डिन मछलियाँ ला कर देगा, और सैंटियागो से कहता है कि उसका इरादा है कि वो दूर सागर तक जाए। मैनुलिन उसे प्रॉमिस करता है कि वो भी उसकी नाव के आसपास ही रहने का प्रयत्न करेगा अपनी नाव में, ताकि अगर उसने कोई बड़ी मछली पकड़ ली तो वह उसकी सहायता कर पाए। मैनुलिन उससे पूछता है कि क्या वो बड़ी मछली पकड़ सकता है, तो सैंटियागो उसे कहता है हाँ ज़रूर, क्योंकि उसे मछली पकड़ने के सारे दांव पेच अभी आ गए हैं। उसके बाद मैनुलिन उसका सामान उठाने में उसकी हेल्प करता है और वो दोनों सैंटियागो की झोंपड़ी की ओर चल पड़ते हैं। सैंटियागो की झोंपड़ी पाम के पत्तों से बनी हुई है और उसमें एक बेड है, एक मेज़ और एक कुर्सी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। भोजन जहाँ पे वो बनाता है वो ज़मीन पे ही रख के सब बनाता है। दीवारों पर जीसस और मैरी की 2 फोटोएं लगी हुई हैं जो उसकी पत्नी की याद हैं। मैनुलिन उससे पूछता है कि उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, तो वह झूठ ही कह देता है कि उसके पास मछली और चावल हैं और वो वही खा लेगा। मैनुलिन जानता है कि वो झूठ बोल रहा है, पर वो उसका कुछ कहता नहीं है। मैनुलिन सार्डाइन्स लेने चला जाता है और सैंटियागो एक मित्र द्वारा दिया गया पिछले दिन का अखबार पढ़ने लग जाता है। जब मैनुलिन वापस आता है तो सैंटियागो कुर्सी पे बैठा हुआ ही सो रहा होता है, तो मैनुलिन उसे उठाता है और उसे भोजन करने को कहता है। वह खाना और बियर होटल बियर टेरेस के मालिक ने उसे दिए हैं। जब सैंटियागो खाना खा रहा होता है तो मैनुलिन को उसकी हालत देखकर ख्याल आता है कि उसने उसके लिए नहाने के लिए पानी, टॉवल, साबुन और एक साफ़ कमीज़ का भी प्रबंध करना है। अब वो बेसबॉल की बातें करने लगे हैं, जो कि सैंटियागो का मछली पकड़ने के बाद सबसे बड़ा शौक़ है। वो डिमागियो की भी बातें करते हैं जो उनका सबसे मनपसंद खिलाड़ी है। बातें करते करते जो सैंटियागो है वो कोई पुरानी अपने अतीत में चला जाता है और वो उस लड़के को बताता है कि उसने अपनी जवानी में एक नाविक के रूप में अफ्रीका के तट पर शेरों को देखा था। इन दोनों की बातों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मैनुलिन अपने गुरु का बहुत आदर करता है और वो उसे महान मछुआरा मानता है। भोजन के बाद मैनुलिन अपने घर चला जाता है और सैंटियागो सो जाता है। नींद में सैंटियागो को अफ्रीका में सुनहरी तट, गरजती हुई सागर की लहरें और अफ्रीका के लोगों की नावों के सपने आते हैं। बूढ़े होने के बाद उसके सपने वॉयलेंट नहीं होते, वो सिर्फ जगह के और समुद्र के तट के सपने लेता है जहाँ पे शेर खेल रहे हैं। सुबह उठकर वह जाकर मैनुलिन को जगाता है और वो दोनों मछली पकड़ने का सामान उठाकर अपनी नाव की ओर जाते हैं। मैनुलिन द्वारा दिया गया वो एक कॉफ़ी जो है वो स्वीकार कर लेता है और उसे पता है कि सारा दिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। वो नाव में बंदरगाह से बाहर निकलता है और धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ता है जहाँ पे उसने आज सोचा है कि वो मछली पकड़ेगा। और भी बहुत सारी नावें समुद्र में हैं। जब वो आगे बढ़ता है
तो वहाँ पे उसे कई उड़ने वाली मछलियाँ मिलती हैं, तो वो उन्हें अपनी मित्र मानता है, क्योंकि वो बताता है। इसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे आसपास बड़ी मछलियाँ भी हैं। उसे सागर के पक्षियों पर बहुत तरस आता है, क्योंकि वो उन्हें कड़ा और बहुत मुश्किल जीवन जीना पड़ता है। वो अपनी रस्सियों को पानी में छोड़ देता है। हर रस्सी के सिरे पर एक कांटा लगा है, उस पर मछली के लिए मांस का चारा है। वो बड़ी हिसाब किताब लगाकर हर रस्सी ठीक गहराई पर छोड़ता है, जहाँ उसे ऐसा लगता है, उम्मीद है कि बड़ी मछलियाँ भी होंगी। हर रस्सी के साथ एक हरी छड़ बंधी है, जो कि कांटे पर खींच पड़ने पर नीचे को सीधी हो जाएगी। और रस्सी के अतिरिक्त बहुत सारे गोले भी नाव में तैयार पड़े हैं। कांटा और रस्सी सीधे रहें और गहराई तक जाएं, इसका ध्यान सैंटियागो अपनी नाव जो है वो बड़े ध्यान से स्थिरता के साथ आगे लेके जाता है। सुबह वो देखता है कि बाकी सारी नावों से वो आगे निकल आया है, और वहाँ पर उसे एक मैन ऑफ वॉर पक्षी मिलता है, और डॉल्फिन मछलियाँ उनका पीछा कर रही हैं। और वो उन मछलियों का ये सोचकर पीछा करता है कि शायद उसे कोई बड़ी मछली मिल जाए। यहाँ पे बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दी गई है, जहाँ पे पानी पे तैरने वाले पौधे दिखाई देते हैं, और फिर वो मैन ऑफ वॉर नामक पक्षी उसके आसपास आता है, और ये सारा कुछ वो सोचता है। समुद्री कछुओं के बारे में सोचता है। फिर वो समुद्र की ओर देखता है तो उसे लगता है कि छोटी मछलियाँ उछल कूद जो है वो कर रही हैं। सैंटियागो उनमें से एक को पकड़ लेता है, और वो कहता है कि चारे के तौर पर वो इसको भी यूज़ करेगा। जब से मेलोनिन ने उसका साथ छोड़ा है, वो अपने आप से बातें करता है। जो अमीर मछुआरे हैं उनके पास रेडियो होते हैं, मगर यहाँ पे सैंटियागो के पास उसका खुद का साथ ही है। वो सोना चाहता है, मगर उसके मन में ये भी है कि कहीं कोई मछली निकल ही ना जाए। आज 85 डेज़ हो चुके हैं जब उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी, और एकाएक उसकी जो रस्सियों से बंधी छड़ियों में से एकदम नीचे को खिंच जाती है। बड़े अच्छे से वो रस्सी संभाल लेता है, और उसे ऐसा लगता है कि कोई मछली जो चारा है वो खा रही है। उसे ये भी पता चल जाता है कि वो मार्लिन मछली है। मार्लिन बहुत बड़ी एक मछली होती है। फिर उसे ऐसा लगता है कि मछली ने मांस के साथ कांटा भी निगल लिया है, और फिर वो रस्सी को बार बार झटका देता है ताकि कांटा मछली के शरीर के अंदर धंस जाए, और फिर वो रस्सी को खींचकर कठोर कर लेता है। पर किसी भी तरह से मछली हिल नहीं पा रही। मछली नाव को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है, और मछुआरा रस्सी को अपनी पीठ पर कस लेता है ताकि नाव हिले नहीं। मछली सारा दिन सैंटियागो की नाव को खींचती रहती है। वृद्ध मछुआरा कसी हुई रस्सी के नीचे कंधे पर एक बोरी रख लेता है, और वो आराम से बैठ जाता है। और वो उसे पता है कि कोई भी उसे मूर्खता भरा काम नहीं करना चाहिए। तो उसे ऐसा लगता है कि अगर जो लड़का है अगर उसके साथ होता तो बहुत अच्छा होता। रात के समय कोई दूसरी मछली कांटे में फंस जाती है, परंतु सैंटियागो इस रस्सी को ही काट देता है। उसे ऐसा लगता है कि पहले वाली जो नई मछली है वो पहले वाली रस्सी को ना काट दे, और उसकी मार्लिन मछली उसके हाथ से निकल ना जाए। उसे पता चलता है कि मछली अब पहले से कम गहराई पर है। वो रस्सी पर खिंचाव बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसको ये भी फ़िक्र है कि कहीं ये मछली निकल ना जाए। तो उसे ये फिर ऐसा लगता है कि वो इसे दिन डूबने से पहले इसे मार डालना चाहिए, मगर उसकी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द है। उसकी पीठ पर एक जो रस्सी है उस पे एक थका हारा पक्षी आके बैठता है, तो उसे बहुत आराम मिलता है। उसी समय मछली उसे ज़ोर का झटका देती है और उसके पाँव उखड़ जाते हैं और पक्षी उड़ जाता है। रस्सी पर पड़े झटके ने उसका हाथ घायल कर दिया है, और वह हाथ को सागर के जल से धोता है और ये फैसला करता है कि अब वो और सावधानी से काम करेगा। वो बार बार मैनलिन को याद करता है। अब वो टूना मछली को नाव में से उठाता है जो उसने पकड़ी थी, और उसको कच्चा ही काट कर खा जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इससे उसके कंधे को शक्ति मिलेगी, जिससे वो और अच्छे से उस रस्सी को पकड़ पाएगा। फिर उसे बतखों का एक झुंड दिखाई देता है और उसे बहुत शांति मिलती है। फिर उसे ऐसा लगता है कि कई लोग एकाएक खराब होने वाले मौसम के दिनों में धरती से दूर जाकर बहुत डरते हैं।
लेकिन बादलों से ये संकेत मिल रहा है कि मौसम लगातार ठीक रहेगा। उसे अपने बाएं कंधे में थोड़ा सा सुधार महसूस होता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे मछली ऊपर आ रही है और वो एकदम पूरी शान के साथ पानी के ऊपर कूदती है और सैंटियागो देखता है कि वो उसकी नाव से 2 फुट ज़्यादा लंबी है। रस्सी तेज़ी से उसके हाथ से निकलने लगती है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे महसूस होता है कि अगर मछली और भी रस्सी खींचती रही तो ये टूट भी सकती है। उसने बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ देखी हैं। एक बार तो उसने ऐसी मछली देखी जिसका वज़न 1000 पाउंड से भी अधिक था, परंतु हमेशा मैनेलिन उसके साथ होता था। अब वो नहीं है। वो धार्मिक नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि आज उसे सफलता मिले। प्रार्थना के बाद उसे लगता है कि वो पहले से बेहतर है, परंतु उसका दर्द ख़त्म नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि खाने के लिए कोई और मछली पकड़ने के लिए वो एक और रस्सी पानी में फेंके, क्योंकि उसने निश्चय कर रखा है कि वो मार्लिन को मार देगा और लड़के को ये सिद्ध करेगा कि वो एक विचित्र वृद्ध व्यक्ति है। मछली द्वारा खींची जा रही नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। अब सैंटियागो बहुत थक चुका है। अब वो दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश करता है ताकि उसका हौसला बढ़ा रहे। उसने सोच लिया है कि वो डिमैगियो, जो एक बेसबॉल खिलाड़ी है, उसके योग्य बनेगा, जिसने कि पाँव की हड्डी में दर्द होते हुए भी बहुत एक एक्सपर्टीज़ हासिल। दूसरा दिन भी ख़त्म हो जाता है, मगर सैंटियागो का स्ट्रगल चलता रहता है। जब सूर्य अस्त होने वाला है तो वो अपने आप में आत्मविश्वास का संचार करने के लिए अपनी जवानी की एक घटना याद करता है, जब उसने एक ब्लैक नीग्रो को पराजित किया था। उस मैच के बहुत दिन बाद तक उसे चैम्पियन कहा जाता रहा था। अंधेरा होने से थोड़ा पहले उसने एक डॉल्फिन को पकड़कर नाव में रख लिया और उसे पानी को देख के ऐसा लगता है कि मार्लिन अब थोड़ी धीमी हो चुकी है और उसे ऐसा भी लगता है कि वो कमज़ोर होगी क्योंकि उसने पिछले कई घंटों से कुछ भी नहीं खाया था। और ये सब चलते हुए उसने ये सोचा कि वो उसको अब पक्का ही मार देगा। उसके साथ ही उसे मछली पर दया भी आती है और वो ये महसूस करता है कि जो लोग इसे खाएंगे वो एक्चुअल में इसके लायक नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक महान मछली है। उसका सारा जोर रस्सी को संभालने में और इस स्ट्रगल पे लग जाता है, लेकिन वो रस्सी को नाव के साथ नहीं बांध सकता, क्योंकि ऐसा करने से रस्सी टूट सकती है। वो हर पल संघर्ष के लिए तैयार रहता है। जब वो डॉल्फिन को काटता है तो उसके पेड़ से 2 उड़ने वाली मछलियाँ निकलती हैं और वो उन छोटी मछलियों और डॉल्फिन के कुछ मांस को काट कर खाता है। दूसरी तरफ मार्लिन बार बार नाव को नीचे खींच रही है और मछुआरा सोचता है कि वो रस्सी को ठीक ढंग से टिका के थोड़ी देर सो जाएगा। जब वो सोता है तो उसे परपोइज नामक मछलियों के दल का एक सपना आता है और फिर अफ्रीका के तट पर शेरों का। उसकी नींद टूट जाती है और वो देखता है कि रस्सी बड़ी तेज़ी से उसके हाथों से निकल रही है। उसके दाएं हाथ में जलन होती है और मछली ने फिर से उछलना शुरू कर दिया है। सैंटियागो उसको कंट्रोल में लाने का कोशिश करता है, लेकिन रस्सी बहुत बुरी तरह से उसको काटने लगती है। अब जब कुछ हद तक रस्सी उसके नियंत्रण में आ जाती है तो वो सोचने लगता है कि मछली क्यों ऐसा कर रही है, और उसे ऐसा लगता है कि मछली शायद थक गई होगी। और इसके साथ वो दोबारा शक्ति को हासिल करने के लिए छोटी मछली को भी खा लेता है। मछुआरे को रस्सी ढीली करनी पड़ती है, ढीली रस्सी खींचनी पड़ती है, क्योंकि मछली चक्कर लगाना शुरू कर देती है। पर अब तक मछुआरा जो है वो थक चुका है। वो भगवान से प्रार्थना करता है, मगर मछली के चक्कर चलते रहते हैं। हर चक्कर के बाद वो नाव के और अधिक पास आ जाती है। मछुआरा पहले से कहीं ज़्यादा थक चुका है और मछली के बहुत विशाल आकार को देख के वो हैरान होता है। उसने तय किया है कि वो पास आने पर मछली को चाकू से मार डालेगा और वो थकावट से लगभग अंधा हो चुका है। फिर भी जैसे ही मछली पास आती है, पलटती है, तो सैंटियागो अपनी पूरी ताकत से उसके शरीर में कटार घुसेड़ देता है। मछली मर जाती है, मगर उसके घाव से पानी बादलों की तरह हर तरफ फैल जाता है। अब एक महान संघर्ष समाप्त हो जाता है, तो बस यही काम रह जाता है कि मछली को नाव के साथ बांधकर वापस घर की ओर चला जाए। सैंटियागो सोचता है कि वो 1500 पाउंड की मछली होगी और उसे बहुत बड़ी रकम मिलेगी।
और वो कहता है कि उसके डिमैगियो को भी इस कारनामे पर गर्व हो सकता है। मछली का वज़न ज़्यादा है मगर फिर भी नाव किसी तरह चल रही थी। वो इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर पाता, उसे लगता है कहीं ये सपना तो नहीं है। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि एकाएक खून की जो स्मेल है उसका पीछा करते करते एक शार्क मछली वहाँ आ जाती है और नाव की तरफ बढ़ती है और मार्लिन पर आक्रमण कर देती है। इस शार्क का नाम मैको है, जो बहुत लालची और क्रूअल होती है। जब वो मार्लिन की ओर बढ़ती है तो उसका सिर पानी से बाहर होता है और उसके दांत मार्लिन के शरीर से मांस काट रहे होते हैं। मछुआरा उस पर छुरे से हमला करता है और इस चोट से शार्क पागल हो जाती है और वो ज़ोर से इधर उधर टकराने लगती है। इससे छुरे की रस्सी टूट जाती है और वह छुरा अपने साथ लेकर भाग जाती है। वृद्ध व्यक्ति को पता लगता है कि रक्त की गंध अन्य शार्क मछलियों को अपनी ओर खींचेगी और फिर भी महसूस करता है यदि शार्क मछलियाँ मार्लिन का मांस खा भी गई तो वह स्वयं को हारा हुआ महसूस नहीं करेगा और शार्क आक्रमण की आशा में वह अपने चाकू को चप्पू के साथ बांध लेता है और घर की दिशा में नाव चलाने लगता है। जब वो घर की ओर जा रहा है तो वो पाप और पुण्य के विषय में सोचने लग जाता है। क्या मछली को मारना पाप था जबकि वो उससे बहुत प्यार भी करता था? वो सोचता था कि उसने मछली को इसलिए मारा है कि वो एक मछुआरा है, या फिर सिर्फ अपने अभिमान के कारण कि वो उस पर विजय प्राप्त कर ले। 2 घंटे तक नाव चलाने के बाद खून की गंध के साथ 2 और शार्क मछलियां उसे आती दिखाई देती हैं। वे चाकू से दोनों को मारने में सफल हो जाता है, परंतु उससे पहले मार्लिन के मांस का ज़्यादातर भाग वो निगल चुकी होती हैं। इस तरह वृद्ध आदमी की आंखों के सामने ही उसके परिश्रम का फल छिन जाता है, मगर वो आगे चलता रहता है और जानता है कि खून की गंध सभी शार्क मछलियों के लिए एक चिन्ह है। उससे अगली शार्क आती है तो सैंटियागो चाकू वाले चप्पू के साथ आक्रमण करता है और इस पर झटका मारकर वह भागने लगती है तो चाकू भी टूट जाता है। शाम तक और शार्क मछलियाँ आ जाती हैं और मछुआरा उसे अपने भारी लठ के साथ मारने लगता है। उसे पता है कि जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा, लेकिन वो किसी तरह तट की बत्तियों के सहारे किनारे तक पहुंच जाएगा। वो सोच रहा है कि यदि उसकी मछली जीवित होती तो वह शार्क मछलियों के साथ कैसा व्यवहार कर ली। अब उसका हौसला टूट चुका है और वो सोचता है कि मछली के पीछे उसे इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। अब उसे आशा होने लगी है कि और शार्क नहीं आएंगी, परंतु आधी रात के समय उसे फिर शार्कों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। लठ भी उसके हाथ से चला जाता है। अब वो चप्पू के साथ युद्ध जारी रखता है, परंतु फिर भी वो हार चुका है। इसके बाद कोई शार्क नहीं आती क्योंकि मछली पर मांस ख़त्म हो चुका है। इस तरह मछुआरा पूरी तरह से लुट जाता है और खाली नाव लेकर किनारे की ओर बढ़ता है। कुछ देर बाद वो खाली बंदरगाह में पाँव रखता है। जब वह अपना सामान उठाकर घर की ओर चल रहा होता है तो उसे पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। अंत में वो अपनी झोंपड़ी में पहुंच जाता है और सो जाता है। अगले दिन लड़का उसे सोया हुआ पाता है और उसके हाथों को देखकर वो रोने लग जाता है। फिर वो उसके लिए कॉफ़ी लेने जाता है और वहाँ वो देखता है कि मछली का जो ढांचा है वहाँ पे कुछ मछुआरे खड़े हैं उसके पास और वो बतलाते हैं कि मछली की लंबाई 18 फुट के करीब रही होगी। सैंटियागो जब उठता है तो लड़का उसके पास बैठा है और उसे खुशी होती है कि वो अपने आप से बातें करने की जगह पर मैनोलिन से बातें कर सकेगा। लड़का उसे बताता है कि तट रक्षक और हवाई जहाज़ उसकी तलाश करते रहे हैं और उसके साथ ही वह उत्सुकता से भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाते हैं। उसका इरादा है कि अब वो अपने परिवार की इजाज़त के बिना उसके साथ मछली पकड़ने जाएगा। अब उन्हें नया छुरा, चाकू आदि खरीदने पड़ेंगे। शाम के समय बहुत सारे लोग कूड़े के ढेर में मार्लिन का हड्डियों का बड़ा ढांचा देखते हैं और वो सोचते हैं कि शायद ये किसी शार्क का है, क्योंकि होटल का वेटर इस बात का गलत विवरण देता है। और इस तरह एक महान ओल्ड मैन के संघर्ष की कहानी के बाद ये अज्ञानता एक आयरॉनिक है। बहुत हैरानी होती है इस तरह की बातें देखकर। दूसरी तरफ झोंपड़ी में सैंटियागो सो रहा है और युद्ध में पराजित होने के बाद वह और आगे संघर्ष करने की तैयारी कर, और यहाँ पर आकर हमारा ये नावल ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही एक उम्दा कहानी है जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने बहुत ही एक ज़बरदस्त ढंग से लिखी है कि एक आदमी थक सकता है, टूट सकता है, मगर वो कभी भी हार नहीं मान सकता। चाहे वो कितना भी बूढ़ा हो, चाहे उसके पास कुछ ना हो, चाहे उसके पास कुछ ना होने के आसार भी हो, लेकिन वो कभी भी, जब तक वो हिम्मत नहीं हारता, तब तक
उसकी हार नहीं होती है। बहुत ही अच्छा एक कैरेक्टराइजेशन है सैंटियागो के रूप में। हमारे सामने एक उम्दा कैरेक्टर आता है जिसको कि आज की डेट में एक क्लासिक का दर्जा मिल चुका है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ओल्ड मैन का संघर्ष है, सी की कहानी है, और ये अपनी तरह की एक पहली कहानी थी जिसमें हेमिंग्वे ने सी लाइफ के बारे में इतना कुछ लिखा था, वहाँ के वेपन्स, वहाँ की टर्मिनोलॉजी, मछलियों के बारे में। तो ये एक अपनी तरह का बड़ा नया विचार था। दुनिया को इस सब चीज़ों से एक नया ज्ञान, एक नई तरह की सी लाइफ की नॉलेज मिली थी जो इससे पहले शायद किसी भी स्टोरी में, किसी भी वर्क में इतने अच्छे ढंग से नहीं दी गई थी। और इसके साथ हमें ज़िंदगी में कभी भी हार ना मानने का एक जो लेसन मिलता है वो भी काबिल तारीफ़ है। तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप और क्या देखना चाहते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें फेसबुक पे हमारे पेज @अर्जुन एजुकेशन पे फॉलो कीजिए। थैंक यू।